बात को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा कि मैंने किस बिहाफ पे सरफराज खान को टीम के बाहर रखा। मेरे पास कोई एक्सक्यूजेज होने चाहिए कि वो फिट नहीं है, वो ये नहीं है, वो नहीं है, वो टीम मैन नहीं है। पर मैच फिट बहुत थे, उनको सारा दिन बैटिंग करवाओ, वो आउट नहीं होते थे। तो मेरा ख्याल सरफराज खान ने जितने रन बना दिए पिछले 3 साल में, ये तो कोई कह नहीं सकता कि वो मैच फिट नहीं है। उसको रन बनाने आते हैं, उसको सारा दिन ग्राउंड में खड़ा रहना आता है, उसको खेलना आता है, और फील्डिंग भी बाद में करता है, या आप कहें जी वो बैटिंग करके फील्डिंग नहीं करता। तो ये आजकल रूल्स आपको वैसे नहीं अलाउ करते, आपको फील्डिंग भी करनी पड़ेगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद भारतीय क्रिकेट पर सवाल उठ रहे हैं, कप्तानी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उसके बाद वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम का ऐलान होता है। फिर से सवालों के घेरे में बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी। मुद्दा है सरफराज खान को आखिरी टीम में क्यों नहीं लिया गया। तमाम दिग्गज अपनी राय दे रहे हैं, चाहे गावस्कर हो या तमाम दूसरे दिग्गज। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी, पूर्व चयनकर्ता बीसीसीआई के भूपिंदर सिंह सीनियर। काफी अनुभव है। भूपिंदर पाजी, आप भी सिलेक्टर रहे हैं, बहुत सी ऐसी टीमें चुनी जो बाहर भी जीती रही, और एक वो दौर भी था गांगुली का। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हम हार गए। रोहित शर्मा भी सवाल खड़ा करते हैं कि तैयारी के लिए समय नहीं मिला। पहला सवाल मेरा ये है, आईपीएल की विंडो और एकदम से आपने जाके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलना। शुक्रिया उमेश जी। बिल्कुल ठीक बात है। हम उम्मीद के हिसाब से WTC फाइनल में हमने परफॉर्म नहीं किया, जबकि भारत में सबको लगता है कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, कोचेस हमारे पास अच्छे हैं और हम एक अच्छा इम्पैक्ट बनाएंगे, इन द फैक्ट हम जीतेंगे उसको। पर मैं समझता हूं कि टीम हमारी इल प्रिपेयर्ड थी, कि तैयारी उसकी, चाहे हम कह लें कि आईपीएल के कारण लड़कों के पास टाइम नहीं था, बिल्कुल ठीक बात है, टाइम नहीं था। और वो माइंडसेट होता है जो आईपीएल का T20 का माइंडसेट होता है, उस माइंडसेट में निकलने के लिए आपको थोड़ा वक्त लगता है, थोड़े आपको प्रैक्टिस मैचेस खेलने पड़ते हैं, क्योंकि बैट्समैन को भी प्रॉब्लम आती है, बॉलर को भी प्रॉब्लम आती है, तो माइंडसेट में फ़र्क आता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारी टीम इल प्रिपेयर्ड थी, इतनी प्रिपरेशन नहीं कर पाई। पर यह कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कैलेंडर बना हुआ है, और उस कैलेंडर में आप अगर WTC फाइनल खेलोगे तो अभी तक तो वो इंग्लैंड में ही होता है, और वो जून में ही होता है। और वो हमारे आईपीएल भी अब एक एस्टैब्लिश फॉर्मेट है, आईपीएल की डेट्स भी कंफर्म है। तो ये सब डेट्स और आईसीसी का, आईपीएल का, सब प्लेयर्स को मालूम है। अब ये उनको तय करना पड़ेगा कि कंट्री अबव आईपीएल रखते हैं या आईपीएल अबव कंट्री रखते हैं। आपने बिल्कुल एक बात कही थी कि कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड सेट करना होगा, किसी प्लेयर को इनिशिएटिव लेना होगा। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी पहले चले गए और साफ कहते हैं कि जी हमें टेस्ट टीम पहले है, आईपीएल बाद में भी है। आईपीएल की विंडो को लेकर कोई सवाल नहीं, लेकिन आपने जो बात कही कि कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि आईपीएल के आगे भारतीय टीम कहां पे है। क्या आपको लगता है किसी न किसी प्लेयर को ये इनिशिएटिव लेना होगा? बिल्कुल ठीक बात है। अगर तो जैसे रोहित शर्मा ने WTC फाइनल के बाद एक स्टेटमेंट भी दिया था कि प्लेयर्स की ये समस्याएं हैं कि ये WTC फाइनल हर बार इंग्लैंड में क्यों है, ये कहीं और भी हो सकता है। देखिए, अगर हम उस स्टेटमेंट को सोचें कि अगर WTC फाइनल नेक्स्ट ईयर इंडिया में होता है और इंडिया फाइनल में है, तो बट नेचुरल इंडिया का एज रहता है, क्योंकि हम लोग क्रिकेट उस हिसाब से खेलते हैं। बट मैं आपको यही कहूंगा कि ये हमारा मापदंड नहीं होना चाहिए। अगर हम अच्छी टीम है तो हमें हर सरफेस पे जीतना आना चाहिए। जैसे मैं मानता हूं कि सौरव गांगुली की जो टीम थी उस टाइम पे, वो टीम मेरे लिए, मैं कहता हूं कि वो सबसे अच्छी टीम थी, क्योंकि उसने बाहर जीतना सीखा। और उनकी ख्वाहिश में प्लेयरों से भी बात करता था, मैं उस टाइम सिलेक्टर भी था, प्लेयरों से भी बात करते थे, तो वो जो उनका फाइनल फ्रंटियर, वो कहते थे ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराना, वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में हराना, ये उनके, न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराना। तो वो उस तरफ देखते थे, तैयारी भी उस वैसी करते थे। और सौरव गांगुली एज कैप्टन, वो अपने 6 महीने पहले से उसको पता होता था मैंने इस प्लेयर को ये लेके जाना। उसके पीछे ये नहीं, फेवरेटिज्म नहीं होता था, उस प्लेयर को उसका पता होता था कि ये प्लेयर जो है वो कंडीशंस में मेरे को हेल्प करेगा।
मैं इसलिए उस टीम को मानता हूँ। इसी तरह ये टीमें बहुत अच्छी हैं, टैलेंटेड प्लेयर्स हैं हमारे पास, बहुत बढ़िया प्लेयर्स हैं, पर आपका विजन और आपका गोल जो है, अगर आपने टेस्ट क्रिकेट को अलाइव रखना है, आज के टाइम में प्लेयर्स जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनको टेस्ट क्रिकेट की ज़्यादा इम्पोर्टेंस, मेरे को लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि लगती नहीं है। उनको शॉर्टर वर्जन जो गेम का वो खेलना अच्छा लगता है। तो अगर टेस्ट क्रिकेट को लाइव रखना है तो हमें ये WTC जीतने भी पड़ेंगे और उसके लिए प्रॉपर तैयारी भी करनी पड़ेगी। चाहे हम अपने जो पहले मैचेस खेलते हैं सीरीज में, जहां हम 2-2 दिन में मैच खत्म करके पॉइंट्स लेते हैं, हमें वो सोचने का अंदाज बदलना पड़ेगा। आपने कहा कि जब आप सिलेक्टर थे, सौरव गांगुली कप्तानी थी, एक विजन, एक सोच पहले से प्रिपरेशन थी फॉरेन सोइल पे जीतने की, अच्छी बात भी थी। लेकिन अभी ताजा मुद्दा है, वेस्ट इंडीज टीम अनाउंस हुई, सरफराज खान फिर से नजरअंदाज किए गए। वो ऐसा खिलाड़ी जो लगातार पिछले 3 सेशन से आई थिंक 2500 से ज्यादा रन बना चुका है। गावस्कर कहते हैं कि फिर आप डोमेस्टिक बंदी कर दीजिए या डोमेस्टिक के आंकड़ों को देखने ही बंद कर दीजिए। आप ऐसे सिलेक्टर रहे हैं, आपने भी पूरे एक सिस्टम को देखा बड़े नजदीक से। देखिए, जो सनी भाई कह रहे हैं कि सरफराज खान को नहीं रखा गया टीम में, तो इस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एज ए सेलेक्टर भी मैं अपनी बात को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा कि मैंने किस बिहाफ पे सरफराज खान को टीम के बाहर रखा। मेरे पास कोई एक्सक्यूजेज होने चाहिए, जी वो फिट नहीं है, वो ये नहीं है, वो नहीं है, वो टीम मैन नहीं है। पापा जी, एक ये कहा जा रहा है कि फिटनेस नहीं है, वजन भारी है, डिसिप्लिन का इशू है, बट ये उसके बावजूद अगर बंदा रन बना रहा है तो कहीं ना कहीं फिर तो सवाल सिलेक्शन कमेटी पर ही आते हैं। देखिए, फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, कई बंदों की फिजिकल अपीयरेंस ऐसी होती है। इंटरनेशनल सर्किट पे आप देख सकते हो, मार्क टेलर देख सकते हो, कई कई प्लेयर्स हैं। राणा तुंगा थे, हाँ, राणा डिसिल्वा टूंगा थे। थे, डिसिल्वा थे, जो देखने में हमें फिट नहीं लगते थे पर मैच फिट बहुत थे। उनको सारा सारा दिन बैटिंग करवाओ, वो आउट नहीं होते थे। तो मेरा ख्याल सरफराज खान ने जितने रन बना दिए हैं पिछले 3 साल में, ये तो कोई कह नहीं सकता कि वो मैच फिट नहीं है। उसको रन बनाने आते हैं, उसको सारा दिन ग्राउंड में खड़ा रहना आता है, उसको खेलना आता है, और फील्डिंग भी बाद में करता है। या आप कहें जी वो बैटिंग करके फील्डिंग नहीं करता, तो ये आजकल रूल्स आपको वैसे ही नहीं अलाउ करते, आपको फील्डिंग भी करनी पड़ेगी। तो ये तर्क जो है, सेलेक्टर्स के पास क्या तर्क है, अभी वो मीडिया में नहीं आया कि हमने क्यों नहीं उसको लिया। पर मुझे लगता है कि वो अभी वो थिंक टैंक की, जो इंडियन थिंक टीम का थिंक टैंक है, उसके स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं हो रहा। और बिल्कुल सनी भाई ने ठीक कहा कि फिर रणजी ट्रॉफी की इम्पोर्टेंस को आप क्वेश्चन मार्क में डाल रहे हो कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और ये जब मैसेज यंग बच्चों में जाता है कि एक बंदा तो आपने IPL में परफॉर्म किया तो WTC फाइनल के लिए ले गए, वो डिबेट भी चल रही है। और एक बंदा जो 3 साल से आपका जो प्रीमियर टूर्नामेंट है रणजी ट्रॉफी, जिसमें कि हाईएस्ट रन गेटर है, 100 का एवरेज दिया हुआ है, वो इग्नोर हो रहा है। तो हम कहीं ना कहीं IPL को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, और उसकी परफॉर्मेंस पे ही हम इंडियन टीमें बना रहे हैं। टेस्ट मैच के लिए भी, 50 ओवर के लिए, T20 की तो हम बनाएंगे ही वहां से। तो ये माइंड सेट हमें बदलना पड़ेगा। टेस्ट मैचेस के लिए हमें, टेस्ट मैच के प्लेयर्स जो हैं वही होंगे जिनको 100 बनाने की आदत है, जिनको 250-300 बॉल खेलने की आदत है, जिनको ग्राउंड में खड़े रहने की आदत है। तो मेरा ख्याल है कि सरफराज खान, अगर मैं सिलेक्टर होता तो मैं भी उसको टीम में जरूर लेता इस टूर के लिए। कितना का असर पड़ता है पाजी जब एक खिलाड़ी लगातार इतने रन बना रहा हो? आप खुद क्रिकेट इंटरनेशनल खेले हैं, सिलेक्टर रहे हैं, कि जब कहीं कहीं ना कहीं सवाल तो पूछता होगा इंसान, और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में होता है प्लेयर खुल के बोल भी नहीं पाते, लेकिन मनोबल पे तो असर पड़ता होगा ना कि यार 2,500 रन बना दिए 3 सेशन में, फिर भी टीम से बाहर। बिल्कुल ठीक बात है। मैं अब सरफराज खान की मानसिक स्थिति को मैं समझ सकता हूँ कि वो, उसके जो सज्जन मित्र हैं वो कहेंगे कि और क्या करे। और एक प्लेयर जो है वो, उसका मोटिवेशन लेवल डाउन जाता है, वो ही कैन गेट डिप्रेस्ड कि मैं इतने रन बनाए हैं। और जब कोई इतना परफॉर्म करता है तो वो पहले ही एनालाइज या विजुलाइज करने लग पड़ता है कि मैं इस टूर पे जाऊंगा, इस टूर पे जाऊंगा, मैंने बहुत रन बनाए हुए हैं, मेरे को टीम मैनेजमेंट या सिलेक्टर सपोर्ट करेंगे। जब टीम मैनेजमेंट या सिलेक्टर सपोर्ट नहीं करती तो फिर वो प्लेयर गुम हो जाता है, फिर उसको लगता है कि मैं क्या करूं, और उसमें डिप्रेशन आ सकता है। तो आई होप कि सरफराज खान जो है, जैसे परफॉर्म कर रहा है, थोड़ी देर की बात है, वो
आएगा, टीम में आएगा और टीम के लिए अच्छा भी करेगा, तो अपना मोटिवेशन लेवल ऊपर रखे और परफॉर्म करता रहे ऐसे ही। कप्तानी को लेकर बात चल रही है, रोहित शर्मा की कप्तानी पर भी सवाल है। हालांकि इंडियन टीम की कप्तानी एक कांटों का ताज रही है, आपने तो बहुत नजदीक से चीजों को देखा है। रहाणे को उप कप्तान बना दिया गया और ये भी सवाल सनी भाई ने खड़े किए कि आपका इसका मतलब विजन कहाँ पे है, फ्यूचर के लिए आप सोच ही नहीं रहे हैं। कितना टाइम अब रोहित शर्मा के पास बचा, आगे भी टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप की बात हो रही है। क्या लगता है कि फ्यूचर का कप्तान कौन होना चाहिए? मैं आपसे स्पेसिफिक पूछ रहा हूं, कौन होना चाहिए आपकी नजर में? और जिस तरह से रहाणे को कप्तान बनाया गया, आपको लगता है कि ये एक सही डिसीजन है या नहीं? नहीं, मैं इसके खिलाफ हूँ। ये तो मेरे को लगता है कि सिर्फ एक सीरीज के लिए कोई एडजस्टमेंट करी गई है। देखो, वाइस कप्तान आपका वो बंदा होता है जो आपकी अगली कप्तानी संभालेगा। एक सीनियर प्लेयर के साथ आपको एक यंग लड़का वाइस कप्तान बनाना पड़ता है। पहले भी पास्ट में ऐसे ही होता रहा है, जिसको हम कहते हैं कि ये 6 महीने, साल, 1.5 साल बाद इंडिया की कप्तानी संभालेगा। अगर खुदा ना खास्ता अब अजिंक्य रहाणे वेस्ट इंडीज टूर में परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि गेम का पहलू है, हम कहते हैं कि परफॉर्म करें पर पता नहीं होता, तो फिर आप उसको निकालने चले जाओगे, तो फिर उसमें वाइस कप्तानी क्या करेगी उसकी? तो मेरा ख्याल है कि वाइस कप्तानी किसी यंग प्रोस्पेक्ट को, जिसको सेलेक्टर सोचते हैं कि अब ये 3, 4, 5 साल गेम की हेल्प करेगा, इंडिया की सेवा करेगा, उसको एक्सपोजर देना चाहिए वाइस कप्तानी का, ताकि अगला कप्तान वो बने। पर अब किसको देखते हैं आप नेक्स्ट इंडियन टीम का? यंग चेहरे की बात करें, चाहे शुमन अच्छा कर रहा हो या और यंग लॉट में कौन है, या ग्रूम करने की बात करें जो आपने कही, कोई एक ऐसा नाम जो आपको लगता हो कि हाँ ये कप्तानी संभाल सकता है? नहीं, वाइस कप्तानी के लिए तो अब मैं सोचता हूँ कि शुभमन गिल तैयार है। वो जैसा वो खेल रहा है, कि मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट बैटिंग सेंसेशन इंडिया से वो बनेगा। और अगर वो बनेगा तो फिर हो सकता है उस दौरान में वो कप्तानी भी करे, तो उसको कप्तानी के लिए आप पहले वाइस कप्तानी देके उसका माइंडसेट देखें, तैयारी करें, उसको उसको देखें ही इंजॉयज इट और नॉट, क्योंकि कई बार इंडिविजुअल डिसीजन भी होते हैं। बट शुभमन गिल इज अ वेरी गुड कैंडिडेट और मेरे को लगता है उसको वाइस कप्तानी दे देनी चाहिए थी अभी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई बात करने के लिए। शुक्रिया। तो ये थे भूपिंदर सिंह सीनियर, और काफी बेबाकी से अपनी राय रखी, और WT से लेकर सरफराज खान के तक और तमाम जो कप्तानी का इशू, और बताया कि अगर आपने ग्रूम करना है तो किसी यंग टैलेंट को कीजिए, चाहे वो शुभमन गिल हो या कोई, कम से कम विजन आपका सही होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ उमेश शर्मा, News 18 चंडीगढ़।